जैसे कि पराग कोश से परागकण क्या हो गए, परिपक्व हो गए। तो परागकण जो है परिपक्व होने के बाद क्या हो जाता है, तो ये परागकण कहां होता है, पराग कोश में होता है। तो ये पराग कोश क्या कर जाता है, परिपक्व होने के बाद फट जाता है। फटने के बाद क्या होंगे, तो ये जो परागकण है वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब बिखरने के पश्चात बहुत सारे कारक होंगे जो इनको क्या करेंगे, तो इस पराग कोश से उठा करके कहां पहुंचाने का काम करेंगे, स्त्री केसर के वर्ती काग्र पर पहुंचाएंगे। इस प्रक्रिया को बताया था, क्या नाम देते हैं, परागण, पॉलिनेशन, वो आएगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यहां से परागकण निकले, कहां से निकले, पराग कोश से। तो पराग कोश से निकलकर जैसे ही पराग कोश फटा, यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए, यानी कि बाहर कहां आ गए, वातावरण में। अब सवाल ये है कि सर वातावरण में आने के बाद कितने समय तक ये अपने अंदर क्षमता रखते हैं क्या कराने की, निषेचन कराने की। देखो निषेचन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा कि एक मादा युग्मक है, इसके अंदर इसका केंद्रक है, एक नर युग्मक इसके पास पहुंचेगा स्थानांतरण की विधि से, इसके पास भी क्या होगा, अपना खुद का केंद्रक होगा, और ये अपने केंद्रक को इसके अंदर भेजेगा। उससे पहले ये क्या करेगा, झिल्लियों को जोड़ेगा, उसके पश्चात क्या करेगा, अपने केंद्रक को अंदर भेजेगा, फिर यहां से अलग हो जाएगा। अब जब इसके अंदर दो केंद्रक हो जाएंगे तो ये दोनों केंद्रक क्या हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब एक केंद्रक में एक गुणसूत्र का सेट था, दोनों में कितने हो गए, दो, तो अब इसको क्या कह देंगे, 2n। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया क्या हमने, निषेचन। और निषेचन कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो याद रखना बच्चा, नर युग्मक। ठीक है, तो उसकी अपनी एक क्षमता होती है जिसको आप ना फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कह सकते हो, निषेचन क्षमता कह सकते हो। तो बात कुछ समझ में आई, सवाल क्या कर रहे हैं कि जो परागकण आ गए कहां पे, वातावरण में, तो ये वातावरण में कितने समय तक जीवित रहेंगे या कितने समय तक अपनी अंदर क्षमता को ये बनाए रखेंगे। ठीक है, अब नॉर्मली हम बात करें तो ज्यादातर परागकण जैसे धान गेहूं वगैरह है ना, इन सब में क्या होते हैं, 30 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं या 30 मिनट तक ही क्षमता रखते हैं अपने अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो 24-24 घंटे तक भी क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब चलो ये तो ठीक है कि कुछ पादप ऐसे होंगे, बड़ी कुछ प्लांट्स, कुछ पादप ऐसे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं 30 मिनट तक की क्षमता है। ठीक है, किसी में ऐसा है कि 24 घंटे तक भी क्षमता रखते हैं। अब सवाल हमारा ये है ना कि क्या हम परागकण को कुछ लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं क्या, फटाफट बैठिए, क्या वो प्रक्रिया याद है आपको, कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से हम परागकण को लंबे समय तक जीवित रख सकते या लंबे समय तक उसकी क्षमता को बनाए रख सकते। अच्छा ये बताओ, आप घर पे खाना बनाए, ठीक है, खाना बना, अगर यूं ही छोड़ दिए उसको मुक्त वातावरण में तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 या 24 घंटे तक में क्या वो खाना खराब हो जाएगा क्या? अगर मुझे लंबे समय तक रखना हो तो क्या करेंगे हम उसको, फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे इससे कोई मतलब है या हमने तापमान कम कर दिया इससे मतलब है, तापमान कम कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर हमारे पास एक और विधि है, ठीक है, जिसको कहा जाता है निम्न तापी संरक्षण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रायो प्रिजर्वेशन। ठहर जाओ पहले, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि हम चाहे ना तो किसी के परागकण को क्रायो प्रिजर्वेशन करा करके यानी कि निम्न तापमान करके उसके परागकण को सालों साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक उसकी क्षमता को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, अब पता है वो निम्न तापमान कितना होगा, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, और ये -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं किसका, लिक्विड नाइट्रोजन का। आपने ना ये YouTube पे या फिर रील्स वगैरह में देखा होगा, जैसे बहुत सारा दिखाया जाता है कि एक जार सा रहता है उसमें से लिक्विड नाइट्रोजन निकालते हैं कुछ प्रयोग के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो मतलब कि वातावरण में आते ही धुएं सा फैल जाता है वो लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि काफी ज्यादा ठंडा होता है। याद रखना कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हम क्या करते हैं कि इस परागकण को उठा करके मिक्स करके रखा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली मिक्स उसमें नहीं करते, मिक्स करेंगे तो खराब हो जाएगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतना किसका इस्तेमाल में लेते हैं,
लिक्विड नाइट्रोजन का। और यदि हमने इतना टेम्परेचर बना दिया, 196 ले गए अगर माइनस में ना, तो इस टेम्परेचर पर हम किसी भी पराग कण को बहुत लंबे अरसे तक उसकी क्षमता को बनाए रख सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है, क्या जरूरत है हमको पराग कण को रखने का? काहे रखेंगे इतना लंबा समय तक? बताओ, क्यों रखे इतना लंबा समय तक हम लोग पराग कण को? अच्छा, विलुप्त मतलब समझते हो क्या होता है? कुछ ऐसे पादप हैं हमारे पास, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं हमारे पास जो हमारी धरोहर है। धरोहर समझते हो? जो नैतिकता से संबंधित है, उसका हमारा कुछ खास उपयोग नहीं है। अच्छा ये बताओ, शेर का क्या उपयोग है? पूछो ना। ऐसा तो नहीं है कि बस उठाए चल भैया शेर का शिकार करते हैं, आज मीट उट बनाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा एक घमंड है ना, कि हमारे देश में क्या है? शेर है। ठीक है, एक होता है ना कि जैसे हमारे पास शेर है, हमारे भारत में ताजमहल है, लाल किला है, तो ये क्या है? हमारे नैतिक मुद्दे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, जैसे अशोक का पेड़ हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या नैतिक मुद्दे हैं, इनसे हमारा कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अशोक के पेड़ को काट के कोई घर मकान बना लेता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये हमारे नैतिक मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं हमारे पास जो विलुप्त होने के कगार पर है। अगर उनका संरक्षण न किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। एक बार हमारे पृथ्वी से कोई जाति गायब हो गई ना, दोबारा आप उसको ला नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग ना एक नाम भी देते हैं, जैव विविधता। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने जैव विविधता। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी जाति प्रजाति मिल रही है, इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता को हमको क्या करना है? बचाना है। तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो रेयर हो गए हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उनके परागकण जैसे ही निकलते हैं ना, उनके परागकण को क्या करते हैं? -196 डिग्री टेम्परेचर पर डाल करके सुरक्षित रख देते हैं कि हमको जब मन करेगा क्या करेंगे? एक ऐसा पौधा खोजेंगे जिसमें क्या होगा? उसका स्त्री केसर वाला भाग होगा, और उस पे ले जाके हम डायरेक्टली क्या डाल देंगे? पराग कण डाल देंगे। पराग कण डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। फिर निषेचन होगा। निषेचन के आगे क्या होगा? अभी पढ़ा ही नहीं हमने, बस इतना दिमाग में रखना। ये एक तरीका है हमारे पास। क्या है वो तरीका? निम्न तापी संरक्षण। निम्न तापी संरक्षण में हर चीजों को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे आपने एक शब्द सुना है कि गाय भैंस जो घर पे रखते हैं ना, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अक्सर, पाल देना। ठीक है, अब पाल देना क्या होता है? ये कॉमन सा नाम है, इसमें सब लोग अगर समझ में नहीं पाते, इसको क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से सीमेंट डलवाना होता है। ठीक है, अब वो कभी भी अगर आपके घर पे गाय भैंस है और ऐसा अगर सीन आपने देखा है, तो देखिएगा एक लंबा सा ट्यूब लेकर के आते हैं जो डॉक्टर आते हैं। जब ढक्कन खोलेंगे तो अंदर से धुआं सा निकलता है। काय धुआं सा निकल रहा है बाबू? उसमें लिक्विड नाइट्रोजन है। बात समझे? और उन्होंने क्या किया है कि एक सांड के वीर्य को, ठीक है, उसको क्या कर रखा है? उसमें सुरक्षित रखा है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे सांड मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वीर्य को सुरक्षित रखा है, कुल मिला जुला के उसके शुक्राणु को सुरक्षित रखा है। जबकि शुक्राणु भी यदि वातावरण में आएगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां भी क्या किया जाता है? निम्न तापी संरक्षण का ही इस्तेमाल करते हैं। और वहां से निकालते हैं, तुरंत क्या करते हैं? उस गाय या भैंस के गर्भाशय में डाल दिया जाता है उस वीर्य को। तो इस मेथड को याद रखिएगा। ठीक है, यहां से एक नर जननांग का एक भाग रह गया था, आपको ये बता दिया, मिटा दें इसको। ये प्रक्रिया हमेशा याद रखना, क्योंकि हर जगह पे आता है। अभी आगे भी आप पढ़ोगे तो आगे भी आएगा निम्न तापीय संरक्षण। और निम्न तापीय संरक्षण में याद रखिएगा क्या? ये टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। अब आपके ना स्त्री केसर में कुछ बातें छूटी हुई हैं, उसको भी खत्म कर लेते हैं। देखिए, स्त्री केसर क्या बोलते हैं इसको? कार्पल। अगर अंडप कहोगे तो क्या कह दोगे इसको? पिस्टिल। आगे देखो, कैसा था ये? कुछ यूं ऐसा, ठीक है ना? यही था हमारा क्या? स्त्री केसर। ठीक, अब स्त्री केसर को हमने क्या बोला था बच्चा? ये क्या है? एक पुष्प का मादा जनन अंग है जो बना है 3 भाग से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर एक संरचना थी का? बीजांड। ठीक है, चलो बीजांड के अंदर की कहानी हम पढ़े हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, ये अंडाशय किसके ऊपर होता है? आवाज नहीं, मुंह बंद रखिएगा। इसको होड़ लगा है बताने का? इतना सारा सवाल है ना बच्चिया हमारे पास कि बौरा हो जाओगी सब। चलो, क्या है बच्चा? ये पुष्पासन है। मैं सोचा ये सवाल किसी से पूछ लेता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? पुष्पासन है। ठीक है, ये क्या है नीचे? बोलो बोलो, क्या है?
पुष्पवृंत है, ठीक है, ये नीचे पुष्पवृंत है, ये कहीं ना कहीं किसी शाखा पर होगा, ठीक है, ये पुष्पवृंत, ये पुष्पासन, इसी पुष्पासन के ऊपर कौन है, ये पुष्प का भाग। अब पुष्प का भाग में कौन सा भाग है, ये स्त्री केसर। कौन जुड़ा हुआ है यहां से, अंडाशय, ठीक है। अब यदि आपको स्थिति ऐसी मिले ना, एक पुष्पासन पर कितने स्त्री केसर दिखाई दे रहे, एक ही दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। दूसरा, बातें नहीं, देखो बात कुछ समझ में आई क्या। अब अच्छा इसका स्ट्रक्चर बना दे ऊपर वाला। अरे आड़ा टेढ़ा सा बन गया। चल ठीक है। अब देखो कि एक ही पुष्पासन पे कितने अंडाशय दिखाई दे रहे, दो। या हम ऐसा कहें क्या कि एक ही पुष्पासन पर एक नहीं दो स्त्री केसर है, या एक से ज्यादा स्त्री केसर है। स्त्री केसर को एक और नाम दिया था क्या हमने, अंडप, याद है क्या। तो इस हिसाब से जब एक पुष्पासन पे एक स्त्री केसर हो तो क्या कहेंगे, एक अंडपी, और जब एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, बहु अंडपी। बात क्लियर हो गई क्या। तो एक अंडपी तो क्लियर है, एक अंडपी में कोई कुछ बात नहीं होता, ठीक है। अब इसको हटा देते। बहुअंडपी के पता है दो प्रकार होते हैं। ये पहला प्रकार आपको दिख रहा है बहुअंडपी का, इसका एक दूसरा प्रकार देखो। कुछ बात समझ में आई। यहां पर अंडाशय क्या हो गया है, जुड़ गया है, फ्यूज्ड हो गया है। यहां पे क्या था, अंडाशय अलग अलग था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति दोनों की दोनों क्या कहलाती है, बहुअंडपी। बहुअंडपी इसलिए कहला रही है क्योंकि यहां पर अंडकों की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे जो दो स्थिति हमको दिख रही है, इन दोनों का भी क्या होगा, अलग अलग नाम होगा। एक को कहते हैं, इसको याद रखिएगा, वियुक्तांडपी। वियुक्त माने अलग अलग, ठीक है। और दूसरे वाले को नाम देते हैं युक्तांडपी। युक्त माने जुड़ जाना। इसको इंग्लिश में नाम देते हैं एपोकार्पस, और इसको नाम दिया जाता है सिनकार्पस। कैसे लेटे बच्चे आप लोग, अरे बुढ़बक कहीं की। चलो बात क्लियर हुई यहां पे क्या, कि हमको स्त्री केसर दो स्थिति में मिल सकते हैं। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर कहीं ना कहीं एक ही पुष्पासन पर एक से ज्यादा स्त्री केसर होंगे, और एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर एक पुष्पासन पर केवल एक ही स्त्री केसर होगा। एग्जाम्पल अगर याद रखना चाहो तो रख लीजिएगा। तो युक्तांडपी का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा गुड़हल, और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा माइचेलिया। मतियाती का हो, युक्तांडपी का माइचेलिया याद रख लीजिएगा, और युक्तांडपी का गुड़हल। और एग्जाम्पल देखना हो तो बुक का सहारा ले लीजिएगा, ठीक है। डन हुआ, जबरदस्ती मिटा रहे हम। अब बताओ कि कुछ समस्या रह गया क्या यहां तक, अदरवाइज फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परागण। दोनों चीजें एकदम कंप्लीटली खत्म की है। नर जननांग का एक एक हिस्सा देखा है आपने, नर जननांग के अंदर कैसे काम होता है, कैसे कैसे करके पराग कण बनते हैं, वो सारी स्थिति याद होनी चाहिए। उसके बाद मादा जननांग भी देखा, मादा जननांग का एक एक अंग पढ़ा है आपने, कौन किससे जुड़ा होता है, कौन की स्थिति कहां पर होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उस मादा जननांग के अंदर अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर हमने दो चीजें बना दी है, नर युग्मकोद्भिद और दूसरा मादा युग्मकोद्भिद। आज किनका पहला क्लास है, पारेंगे घूम जाओगे तो लोग पहले दिन आ रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
लास्ट टाइम पे मिलके जाइएगा जो पहले दिन पे है। खैर आगे बढ़े हम लोग, चलो जहां दिक्कत हो बताना। आवाज नहीं, पॉलिनेशन, परागण, ठीक है। अब हमने कहा था ना, मंत्र आपको याद है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो इन तीनों मंत्र को? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री माने पहले, उसके बाद फर्टिलाइजेशन माने निषेचन, और पोस्ट माने बाद में। अच्छा देखो, ये सब कॉमन वर्ड है, ये सब आप ना अपने रियल लाइफ में यूज में लेते हो, डेली लाइफ में यूज में लेते हो। आपका सिम कौन सा है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? क्या सिम में जानते हो, सिम दो तरह के होते हैं, एक प्रीपेड एक पोस्टपेड। सिम 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 हाँ, सिम की कैटेगरी दो तरीके की होती है, एक होता है प्रीपेड, दूसरा होता है पोस्टपेड, ठीक है। अच्छा चलो ये नहीं जानते ना, क्या टेलीफोन की स्थिति याद है आपको? टेलीफोन सपोज अगर आपके घर पे था, नहीं था मतलब नहीं है, लेकिन टेलीफोन में आपने एक चीज जाना होगा कि टेलीफोन यूज करने के बाद उसका बिल आता था महीने के अंत में, वो क्या है, पोस्ट पेड, बाद में देना है आपको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट, ठीक है। और हम लोग जो सिम यूज करते हैं ना, वो क्या है, प्रीपेड, पहले पेड करो तब चलाओ, है ना। तो ये प्री और पोस्ट, ये दोनों वर्ड हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी आप अपने लैंग्वेज में भी इस्तेमाल में ले सकते हो। प्री मैंने लगा दिया तो पहले हो जाएगा, अब पोस्ट लगा दिया तो बाद में हो जाएगा, डन है। हाँ, प्री बोर्ड एग्जाम यानी कि जो मेन एग्जाम है उससे पहले का एग्जाम है। प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले का होने वाला एग्जाम क्या कहलाता है, प्री बोर्ड एग्जाम कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा यूज में आ जाए। चलो यहाँ पे आ जाओ। अरे बंद करो यार, क्या तुम लोग भी बस एकदम लगे रहते हो अपने ही सुर में। तो हमने सुर ताल छेड़ा तो समझते हो, सबका तार बिखर जाएगा, इसलिए हमको वैसा मजबूर नहीं करिए। चलो यहाँ आ जाओ। अब परागण की बात कर रहे हैं। परागण का मतलब देखो, सीधा सीधा एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। यही लाइन है बच्चा किसके लिए, परागण के लिए। सीधा सीधा क्या कि पराग कण का पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कि हम क्या करा रहे बच्चा, वैसा याद है कि आपको स्थानांतरण की बात बताई थी कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि एक मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट को कहां पहुंचाना है, फीमेल गैमेट के पास। यही प्रक्रिया को क्या बोला था हमने, स्थानांतरण। और इस स्थानांतरण को यहाँ पर नाम दिया गया है क्या, पॉलिनेशन। हर जीव में स्थानांतरण को अलग अलग नाम दिया जाएगा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि कहीं ना कहीं निषेचन पूर्व घटना में दो चीजें होंगी, युग्मक बनेंगे, फिर उनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। युग्मक बना लिया, अब क्या करने जा रहे हैं, स्थानांतरण। उस स्थानांतरण की विधि को नाम दिया जाता है क्या, परागण। कहां पर, पुष्पों में, यानी कि पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में नर युग्मक को पहुंचाओगे मादा युग्मक के पास, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। डन है, ये लाइन एकदम क्लियर रहेगी। अब कैसे करना है देखिए, देखो बच्चा, परागण जो होते हैं ना, ये तीन तरीके से होते हैं। या उससे पहले हम अगर परागण के कारक की बात करें, या छोड़ो कारक को बाद में देखेंगे, परागण के प्रकार ही देख लेते हैं। सबसे पहला सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। दूसरा स्वपरागण, और तीसरा पर परागण। देखो हमें नफरत किस बात से है जी, अच्छा जानते तो हैं कम से कम सभी लोग। देखिए क्या हो गए, दो पादप हो गए, ठीक
ठीक है। अब दोनों ना जाति सेम है, याद रखिएगा, दोनों की जाति सेम है, दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक है। अगर ये गुलाब हुआ तो ये भी गुलाब, गेंदा हुआ तो ये भी गेंदा, ठीक है। बशर्ते हमने दो अलग अलग पौधे को लिया हुआ है, ठीक है। अब हर एक पुष्प, मैंने सीधा सीधा कह देना है कि ये दोनों के दोनों जो पौधे हैं इसमें जो पुष्प दिख रहे हैं वो पुष्प कैसे हैं, द्विलिंगी। क्या द्विलिंगी, एक लिंगी पहले से ही क्लियर है हम लोग। एक ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग होंगे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, इसको द्विलिंगी कहते हैं। डन है, यानी कि एक एक पुष्प में नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा, ठीक है। अब हमने कह दिया कि दोनों के दोनों जनन अंग में युग्मक बन चुके हैं, यानी कि पराग कोश में परागकण बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड है उसके अंदर कौन बन चुका है, मादा कोशिका, ठीक है, या मादा जनन कोशिका या मादा युग्मक जो कह लो आप। अब हो क्या रहा है कि यहां से परागकण उठा और यहीं पर गिर गया, पेड़ वही है, ध्यान रखिएगा कि इसी पुष्प का परागकण उड़ा, कब उड़ेगा परागकण, जब परागकोश फटेगा तब। तो परागकोश फटा, यहां से उड़ा और यहीं पर गिर गया। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है बच्चा, याद रखना, स्वपरागण, ठीक है। यहां पर इसको 2 नंबर का नाम दे देते हैं कि 2 नंबर में क्या हुआ है, स्वपरागण। डन। दूसरा, यहां का परागकण उठा और इसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प पर चला गया। पुष्प में कहां जाएगा, स्त्री केसर पर, स्त्री केसर में कहां जाएगा, वर्ती कागर पर जाएगा। अभी पीछे स्टेटमेंट लिखा था हमने, ठीक है। क्या हुआ कि एक ही जाति है, तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्ती कागर पर चला जाएगा, तो यह स्थिति क्या कहलाती है बच्चा, पर परागण कहलाती है। 2 हो गया स्थिति। एक तीसरा स्थिति क्या है, सजात पुष्पी परागण। इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहां से पुष्प जो उड़ा था इधर, ठीक है, अब इस पे दिखा देते हैं, देखो कि यहां से परागकण उड़ा और इसी पादप के, देखो पादप का जड़ नहीं बदल रहा है ना, यहीं से उड़ा है और यहीं जा रहा है, तो इसी पुष्प, एक पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्ती कागर पर चला गया, तो ये स्थिति क्या बन जाती है आपकी, सजात पुष्पी परागण। ये तीनों परागण एक साथ में याद रख लीजिएगा, पिक्चर के साथ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप पिक्चर में क्या करिएगा कि इस तरह का पिक्चर बनाइएगा अपने कॉपी में, नाम लिख लीजिएगा तीनों, सीधा का सीधा देके खत्म कर दीजिएगा, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना फेयर जब भी बनाते हो, फेयर तो बनाया नहीं करो, हम तो सीधा जानते हैं फेयर बना के टाइम लॉस होता है। फेयर बनाने में, नोट्स कुछ भी बनाते हो बनाने में टाइम लॉस जाता है, उस टाइम का उपयोग करो पढ़ने में। जो आपने रफ कॉपी इस्तेमाल कर रहे हो उसी को लेते रहो। उस कॉपी में बायो लिख रहे हो तो केवल बायो ही लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, खत्म करो उसको। फेयर बना करके टाइम पास मत करो। क्या फायदा फेयर बना करके, किसके लिए बना रहे हो, समझे। तो जितना लिखना है, जो भी करना है उसी कॉपी पे करते रहो, लिखते रहो, काम खत्म। घर पे जाके अगर हम 2 घंटा फेयर बनाने में समय दे रहे हो, 2 घंटा पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके का शॉर्ट नोट्स तैयार करा करें अपने कॉपी में कि पिक्चर बनाया, पिक्चर ही सारा डेटा हमारा निकल करके सामने आ जाएगा। एक बार अगर इसको देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा देख करके कि सजात पुष्पी परागण क्या है, स्वपरागण क्या है और पर परागण क्या है। तीनों का तीनों क्लियर। आगे बढ़े। अगर किसी को उतारना है उतार सकते हो, थोड़ा जल्दी किया करो, ज्यादा समय नहीं बिताया करो। क्या कुछ पूछ रही हो बच्ची, बोलो। यही तो समस्या है, बोलते नहीं हो। अरे कुछ सपोज मान के चलो, दिक्कत जानते हो क्या होता है, आपके साथ कुछ कंफ्यूजन है, आपने दूसरे से कहा, दूसरे को भी कंफ्यूज कर दिया, वो बेचारी ठीक ठाक थी, वो कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए जो भी सवाल होते हैं डायरेक्टली पूछ लिया करिए हमसे। सिंगुंग ना है, देख लो बढ़िया से, सिंगुंग नहीं है ना, डरना कम करिए थोड़ा। डर नहीं लगता है, कहना आसान है ना, आपको थोड़ी कह रहे हैं। हो गया। अरे हम डराते नहीं है बच्चा, डर जाते हैं अब आप खुद से।
अच्छा, अपना दही किसी को खट्टा लगता है क्या? मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता हूँ, सीधी बात है। शीशे के सामने जाऊं तो मैं खुद ही तराने लगता हूँ, इतना अपने आप को फील करता हूँ। तब हर कोई होता है। हो गया क्या? ठीक है। अब कुछ सवाल या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीधा आपके भरोसे छोड़ेंगे अभी फिलहाल के लिए, मतलब पढ़ाएंगे अभी कुछ समय के लिए आपके भरोसे छोड़ेंगे। अब ये बताओ कि क्या आपको ये क्लियर? अच्छा हाँ, देखो एक चीज और बच्चा, ये जो सजात पुष्पी परागण था ना, याद रखना कि एक प्रकार का स्वपरागण है ना। सजात पुष्पी परागण एक प्रकार का स्वपरागण है, लेकिन हम इसको अलग अगर कर देते हैं तो उसके बारे में बताना होगा कि सजात पुष्पी परागण क्या है, ठीक है। लेकिन है क्या? एक प्रकार का स्वपरागण। अब हमें ये बताइए कि मुख्यतः हमारे पास कितने परागण है? दो तरह के परागण है, या तो स्वपरागण है या तो परपरागण है। अब ये जो उड़ाने वाली बात हमने दिखा दी कि यहां से उठा और चला गया स्त्री के सर पर, इसमें ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या फिर मैं सीधा सीधा कहूं कि स्थानांतरण कराने के लिए कहीं ना कहीं क्या लगते हैं? कुछ कारक लगते हैं, ठीक है। और इन कारकों को नाम दिया जाता है परागण कारक, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं इनको, पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एलआईसी करवाते हैं, वैसे ये पॉलिनेटिंग एजेंट क्या कराएंगे? पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। अब कौन कौन है देखो याद रख लेना। जैसे वायु के द्वारा परागण होता है, हवा बही तो हवा यदि चलेगी तो वो परागकण को अपने साथ उड़ा करके किसी स्त्री के सर पर ले जाकर के बैठा देगी, तो वायु के द्वारा हुआ तो उसको क्या कहेंगे? वायु परागण। दूसरा, जल के द्वारा हुआ तो क्या कहेंगे? जल परागण, ठीक है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य का भी हाथ होता है, ठीक है। मनुष्य क्या करते हैं कि पुष्प को निहारने के क्रम में, पुष्प की खूबसूरती को देखने के क्रम में ऐसे हाथ फेरते हैं ना, उस क्रम में कहीं ना कहीं आपकी अंगुलियों पर परागकण चिपकता है। पता है क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि उस पर क्या होता है? चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और वो आपके हाथों से ही कहां चला जाएगा? स्त्री के सर पर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनके द्वारा क्या हो जाता है? परागण हो जाता है, और ऐसे कारकों को क्या कहते हैं? परागण कारक कहते हैं। अब कुछ कारक के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लीजिएगा इधर, पहला, यदि परागण कीट के द्वारा हो, तो कीट के द्वारा होता है ना बच्चा, तो ऐसे परागण को कहा जाता है एंटोमोफिली, ठीक है। दूसरा, चिड़िया भी कराती हैं। अब कीट में कौन कौन आ जाएंगे? तितली वगैरह, उसके बाद आपकी ये मधुमक्खी वगैरह, मक्खियां वगैरह, मच्छर वगैरह, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? कीट में आ जाएंगे। तो कीट के द्वारा हुए परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। उसके बाद चिड़िया भी कराती है। चिड़िया क्या करती है? तो पुष्प के ऊपर आएगी कुछ खाने के क्रम में, और उसके पास क्या चला जाएगा? परागकण। तीसरा, चमगादड़ भी करता है, चमगादड़ के द्वारा भी होता है। चौथा, घोंगे के द्वारा। अभी मत कहना कि सर घोंगा कैसे चढ़ेगा पुष्प पे। ऐसे बहुत सारे पुष्प होते हैं जो नीचे के श्रेणी में होते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं पादप, उनमें कहीं ना कहीं वो पुष्प क्या होते हैं? काफी नीचे होते हैं, तो वो घोंगे के संपर्क में आ जाते हैं। अब घोंगे का शरीर भी कैसा होता है? ऑटोमेटिक चिपचिपा होता है पहले से ही, तो वो अपने ऊपर चिपका करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चला जाता है, ठीक है। अब चमगादड़ जो करता है उसको कहते हैं मेलैकोफिली। अरे घोंगा, सॉरी, मेलैकोफिली। चमगादड़ को कहते हैं काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली। और चिड़िया के द्वारा ऑर्निथोफिली। पानी के द्वारा था ना, पानी के द्वारा है हाइड्रोफिली।
देखो वायु वाला ना याद आ रहा है, देख लेंगे तो बता देंगे आपको, वो भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर कहीं बुक में हो तो आप वहां भी देख सकते हैं इत्मीनान से। फिलहाल इनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल सवाल आते हैं, इसमें से एक ही के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। होमोफिली कह देते हैं उसको, ठीक है। यहां से सवाल बनते हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहां से, लेकिन पूछेगा जरूर। अब बताइए, क्या स्वपरागण और परपरागण क्लियर है सभी को? अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वपरागण के लिए अनुकूलन। क्वेश्चन समझना और टॉपिक को भी सीधा सीधा मुझे क्या कराना है, याद रखना, 100% क्या होना चाहिए, स्वपरागण। गलती से भी परपरागण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ कि क्या क्या परिस्थिति आप दोगे कि स्वपरागण ही होगा, परपरागण नहीं होगा। गलती से भी परपरागण नहीं होने देना है। बताओ, बोला था ना कि कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपके लिए छोड़ेंगे कुछ समय के लिए। पहले दिमाग में स्वपरागण चलाओ कि स्वपरागण क्या चीज है। अब दिमाग खर्चा करो कि हम क्या क्या करेंगे कि स्वपरागण ही होगा। सजात पुष्पी तो क्या हो गई, एक स्थिति हो गई ना, ठीक है। आप क्या क्या कंडीशन लेकर के आओगे, या पुष्प में या उस पौधे में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब होगा तो स्वपरागण ही होगा, परपरागण के चांस एकदम नहीं होने चाहिए। इसलिए पहले लिखा है 100% स्वपरागण। 1% भी चांस नहीं छोड़ना है परपरागण का, गलती से भी नहीं होना चाहिए परपरागण। अब क्या है बताइए। चलो, सबसे पहला तो क्लियर है कि पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं हुआ तो कभी भी स्वपरागण होगा क्या? अगर एक लिंगी हुआ तो पता चला कि एगो पुष्प यहाँ है, इसमें नर जननांग है, एगो पौधा यहाँ है, इसके पुष्प में क्या है, मादा जननांग है। तो यहाँ का परागकण यदि यहाँ जाएगा तो स्वपरागण तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? पर परागण। हमको क्या कराना है? स्वपरागण। तो पहला कंडीशन एकदम 100% क्लियर है कि क्या होना चाहिए, पुष्प हमारा। चलो दूसरा कंडीशन बताओ। कंडीशन बताने से पहले उस कंडीशन के बारे में जानना भी, क्योंकि आपने जैसे कहा कंडीशन, सवाल आएगा कैसे। बताइए, पीछे बच्चा तू लोग कुछ नहीं बोलता है जी। बोल भाई सूरज, बताओ। सर, उस पुष्प को प्लास्टिक से ढक देंगे ताकि बाहर का कोई परागकण आके उसकी पोलिनेशन ना करे। तू बैठ जा फिलहाल। नहीं दिमाग काम कर रहा है। अच्छा, आपको बताया था कि पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, किस आधार पे? नहीं, वो तो अलग आधार हो गया। वो तो पादप हो गया ना, पुष्प थोड़ी है। अच्छा देखो, पुष्प के खिलने के आधार पे हमने कहा था 2 प्रकार, एक होगा बंद पुष्प, एक होगा खुला पुष्प। अब सोचो, दिमाग खर्चा करो थोड़ा सा, क्या कराना है? स्वपरागण, यानी कि अपना ही परागकण अपने ही स्त्री के सर पे जाना चाहिए। अगर पुष्प खुला रहेगा तो चांस है ना कि किसी दूसरे का परागकण आ जाएगा इस पे। तो हम ऐसा कहें कि पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यानी कि अगर बंद पुष्प रहा तो कौन सा चांस बनेगा? स्वपरागण का। 100% की तनुमनी कमी रह जाएगा, एकदम 100%। गलती से भी अगर पुष्प बंद है, सोचो कि पुष्पे बंद है, इसके अंदर है क्या है? स्त्री केसर, क्या हो जाएगा? पुंग केसर। यहां से परागकण जब आएगा तो इसी पे आएगा, कहीं बाहर वाला आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो बंद पुष्प होना चाहिए। अब ऐसे लिखेंगे क्या? बंद पुष्प नहीं, बंद पुष्प को एक नाम दिया जाता है अनून मिल्य पुष्प। अनून मिल्य पुष्प।
इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी फ्लावर। चलिए दूसरा कंडीशन भी सही है, दूसरा कंडीशन तो हमने बता दिया, तीसरा कंडीशन आप बताओ। दो कंडीशन हुए, तीसरा कंडीशन, किताब ना देख करके अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, दो शब्द कहते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। पहला शब्द है समकालपक्वता और दूसरा शब्द है विषमकालपक्वता। नहीं पल्ला पड़ा सर। चल देखो, तीसरा कंडीशन लिखते हैं हम, समकालपक्वता। इसको क्या बोलते हो? बाइसेक्सुअल। ये हो गया क्लिस्टोगैमी, क्लोज फ्लावर कह सकते हो यहां पे। समकालपक्वता को कहते हैं सेम टाइम मैच्योरिटी। अब देखो इसको समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर एक फ्लावर है, ठीक है, चलो बंद दिखा दिया, ठीक है। हमने कह दिया ये कौन सा भाग है इसका? स्त्री केसर। स्त्री केसर सर तैयार हो गया है, इसके अंदर अंडकोशिका बन गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये परिपक्व हो गया, ठीक है। ये रहा पुंकेसर। सर पुंकेसर तो अभी तैयार ही नहीं है, इसके अंदर परागकण बना ही नहीं है, ठीक है। अब जब तक ये तैयार है तब तक नर कोशिका तैयार नहीं है, और जब नर कोशिका तैयार होगी तब तक ये खत्म हो चुका होगा, है ना। यानी कि हमको क्या कराना है? स्वपरागण। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही समय पे क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। इसी बात को क्या कहते हैं? समकालपक्वता। बात समझे? दोनों यदि एक समय पे तैयार होंगे तब तो चांस बनेगा किसका? स्वपरागण का, अन्यथा किसका चांस बन जाएगा? परपरागण, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये पुष्प को हम खोल दें, ठीक है, और अगर दोनों के दोनों एक ही टाइम पे पक जाएंगे, दोनों के दोनों एक ही टाइम पे तैयार हो जाएंगे तो चांस बनेगा यहाँ पे। अगर एक आगे पीछे तैयार होगा तो चांस किसका बन जाएगा? बाहर वाले का, किसी का, ठीक है। तो तीन गो स्थिति याद रखिएगा। पूछा जाता है ये कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन परिस्थिति बताइए, तो तीनों के तीनों याद रखिएगा कि पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। उसके बाद पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? अनून मिल्य कहते हैं। उसके बाद समकाल पक्वता होनी चाहिए। ये तीनों स्थिति याद रहेगी, ठीक है। ऐसी को यदि हम बदल दें किसमें? परपरागण में, इनको भी क्या करना होगा? बदलना होगा, ठीक है। अब यहीं पे समझ लेते हैं जरा कि चलो यहां पर हमने कह दिया कि परपरागण के लिए अनुकूलन। अरे ठहरो, परपरागण के लिए अनुकूलन, तो अब परपरागण कराना है तो बताओ कि पुष्प द्विलिंगी रखोगे कि एक लिंगी रखेंगे? एक लिंगी रख लेंगे। अब पुष्प बंद होना चाहिए कि खुला होना चाहिए? खुला होना चाहिए। अब खुले को वहां पे खुला ना कह के ना दूसरा नाम दे दिया जाएगा, क्या? उन्मिल्य। उन्मिल्य पुष्प, कैजोगैमी। ठीक है, पुष्प हमारा कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए, तब तो बाहर वाले का आने का चांस बनेगा। उसके बाद समकालपक्वता रखोगे कि विषमकालपक्वता? विषमकाल, अलग अलग टाइम पे पकेगा तब जाके बाहर वाला कोई आएगा, क्या कर देगा? परागण करा के चला जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुए सभी लोग? तो ये तीनों, इसकी तीनों स्थिति खुद से बना लोगे। क्या खत्म किया हमने? तो अनुकूलन खत्म किया। और अनुकूलन में एक और कुछ है क्या इसमें? जरा देखो तो, सोचो, दिमाग लगाओ कि परपरागण के लिए तो स्वपरागण देख लिया था। स्वपरागण के बाद क्या हुआ था? परपरागण। परपरागण में भी आपने कितना लिखा है? 3 ही लिखा है ना? क्या और भी बनेगा क्या कोई? एक शब्द आता है, पता है क्या? हेट्रोस्टाइली। हाँ, हेट्रोस्टाइली, जिसको कहते हैं विषमवर्तिकात्व। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? चलिए पिक्चर बनाते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो, ये क्या हो गया? स्त्री केसर, ठीक है, पुंकेसर।
बात को समझ में आ रही है? ये क्या है? विषमवर्ती कात्व है। विषमवर्ती कात्व मतलब कि ये इनकी दूरी देखो, स्त्री केसर से और पुंग केसर से दूरी क्या है? ज्यादा है। जब भी ये फटेंगे ना तो इसके यहाँ पे गिरने के चांस कम बनेंगे, क्योंकि ये क्या है? हाइट पे है ज्यादा, तो यहाँ से जब भी जाएंगे तो ये उड़ करके कहीं और चले जाएंगे, किसी दूसरे के परागकण ही आके गिरने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विषम वर्तिकात्व, हेट्रोस्टाइली। तो अगर विषमवर्ती कात्व की स्थिति रही तब भी किसका चांस बनेगा? हमारे पर परागण का ही चांस बनेगा। डन है? चलो यहां देखो, पहले तो ये बताइए कि यदि मैं क्या करा दूं? स्वपरागण, तो स्वपरागण कराने से लाभ क्या है? ठीक है, पहला सही है। दूसरा, स्वपरागण का लाभ, ये भी पूछा जाता है कि स्वपरागण के लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। तो वैसे ही परपरागण का भी लाभ है और परपरागण का भी हानि। ठीक है, तो दोनों में बना रहेगा। परपरागण करेगा तब भी बना रहेगा, स्वपरागण करेगा तब भी बना रहेगा। खुद से सोचो, अगर परागण होगा नहीं, निषेचन तो होगा ना। निषेचन होगा तो अगली पीढ़ी आएगी ना, तो जाति तो बनी रहेगी। स्वपरागण से लाभ क्या है? सबसे पहला बात याद रखना स्वपरागण में लाभ का, यह विधि जो है ना काफी सरल है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। खुद से फटेगा, खुद पर खुद गिर जाएगा। दूसरा, स्वपरागण के लिए किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, कोई कारक नहीं चाहिए स्वपरागण के लिए, वो खुद ब खुद फटेगा और खुद स्त्री के सर पर गिर जाएगा। जबकि परपरागण के लिए कोई ना कोई चाहिए, जो कि क्या करना पड़ेगा? उठा करके ले जाना पड़ेगा, चाहे वायु की सहायता से, पानी की सहायता से, किसी कीड़े मकोड़े की सहायता से या किसी जंतु की सहायता से। यहां पर किसी कारक की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज की काफी सरल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तीसरा बताओ। अब देखो, सोचो, यह है ना, ये हमारे पास एक पौधा है, इसका फूल बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी देखो हम फूल पर ही चर्चा कर रहे हैं, जबकि फूल आगे जाकर के फल भी बनाता है, बीज भी बनाता है, वो जब निषेचन कराएंगे तब आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग फूल पे ही है कि फूल हमारे पास बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बहुत अच्छा है, एगो यहीं पे बगले में इसी जाति का फूल है, इसके बाजू में ही है। ठीक है, अब इसका फूल देख लो, बात समझ में आया? मतलब ऐसा आपने गेंदा के फूल में भी देखा है, कई बार हमने गेंदे का एग्जांपल दिया कि ये गेंदा का फूल ऐसा होता है जो बहुत बढ़िया खिला होता है, एक वैसा होता है जहां खाली 4-5 गो पंखुड़ी दिखाई देता है, तो वो क्या है? खराब है। ठीक है, एक हमने दिखा दिया कि बढ़िया है, ये दूसरा क्या है? खराब है। अब सोचो कि गलती से अगर इसका परागकण इस पर चला आया तो कौन सा परागण हो गया? पर परागण। आई जब भी आएगा तो कैसा लक्षण लेकर आएगा? बढ़िया लक्षण की खराब लक्षण? खराब लक्षण, है ना। और जब खराब लक्षण लेकर के आएगा तो इसका जो अगला पीढ़ी आएगा वो अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो यदि अच्छा, ये तो पहला स्थिति हो गया। और दूसरा, इसी का परागकण इसी पर गिर जाए या इसका परागकण इस पे चला जाए, या तो मैं क्या करा दूं? स्वपरागण, या तो क्या करा दूं? सजात पुष्पी परागण करा दूं। कुल मिला जुला के क्या है? ये स्वपरागण है। तो स्वपरागण से ये फायदा नहीं होगा कि जो अच्छे लक्षण है वो अच्छे लक्षण अगले पीढ़ी तक भी बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या कहेंगे? लक्षण बने रहेंगे, जो भी हमारे पास लक्षण है वो क्या होंगे? बने रहेंगे। घर पे खेती होती है क्या? ठीक है, अब घर पे खेती होती है, देखिएगा किसी साल यदि फसल अच्छा हुआ ना, माँ पिताजी क्या करते हैं? 2-4 बोरा, जैसे अगर गेहूं अच्छा हुआ है इस बार, तो वही गेहूं का 2-4 बोरा रख देंगे
काहे लिए? अगली बार के लिए। और यदि अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सब पिसवा उछवा के खा पी जाएंगे, अगले साल क्या करेंगे? नया बीज खरीदेंगे। तब इसका मतलब क्या हुआ? उसके लक्षण अच्छे थे तो हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो वैसे ही यदि लक्षण अच्छे रहेंगे ना तो अगली पीढ़ी भी कैसी आएगी बच्चा? अच्छी आएगी। फिर यहाँ पर एक और बात हम लिख सकते हैं, आनुवांशिकता बनी रहेगी। आनुवांशिकता बनी रहेगी। अब आनुवांशिकता समझते हो ना कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो ये भी क्या लिख सकते हैं कि आनुवांशिकता यहां पे बनी रहेगी। चौथा बिंदु, पुष्प को मकरंद नहीं बनाना पड़ता। अच्छा, किसी फूल पर तितली को जाते देखा है? बढ़िया से देखा है, ठीक है। अब वो देखो क्या करती है तितली। जैसे एक सिंपल सा फूल हमारे आसपास अक्सर मिल जाता है, चांदनी का, ठीक है। तो चांदनी में देखना बीच में ऐसे होल रहता है, ठीक है, और ऐसे इसकी पंखुड़ियां रहती है, ठीक है। तितली आकर के जैसे इसमें बैठेगी ना तो तितली के पास अपना एक छोटा सा सूंड होता है। कभी देखना बढ़िया से, अगर तितली बैठ रही है तो वहां पे गौर करना कि वो तितली आएगी, इस पर बैठेगी, अपने सूंड को इस छेद में डालेगी, ठीक है, और अंदर भरा पड़ा है रस, उस रस को उठा करके लेकर के चली जाएगी। उस रस को कहते हैं बच्चा मकरंद। बात समझ में आया? तो मकरंद क्या है? पुष्प का मीठा जो रस होता है उसको कहते हैं हम लोग मकरंद, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो पुष्प में क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है, उस पुष्प में किसी कारक की कोई आवश्यकता है क्या? किसी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पर सीधा सीधा लिखा गया कि पुष्प को मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पुष्प मकरंद किसके लिए बनाता है? ताकि कीड़े मकोड़े उस पर मकरंद लेने के लिए आए, और आएंगे तो उनके पैरों में लग करके परागकण इधर से उधर हो जाएंगे, यानी कि क्या करा देंगे? वो परागण करा देंगे। जब यहाँ पे क्या कराना है? स्वपरागण। तो काहे भैया मकरंद बनाएगा? किसी को तो आकर्षित करना नहीं है, ठीक है। पांचवा बिंदु, ये जो पुष्प होते हैं जिनमें क्या होने वाला है? स्वपरागण होने वाला है। ये पुष्प उतने चटकीले नहीं होते, मतलब कि आकर्षक नहीं होते, सीधा सीधा आकर्षक नहीं होते। यानी कि जिन पुष्पों में स्वपरागण होता है वो पुष्प सुंदर नहीं होते। बात समझे? क्योंकि इनमें ऐसे ही स्वपरागण होने वाला है, तो काहे अपने आप को सुंदर बनाएंगे ये? जैसे अब इसमें आते हैं निम्न श्रेणी के पादप, जैसे घास वगैरह हो गए ना, उनमें क्या हो जाता है? तो कहीं ना कहीं स्वपरागण आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो स्वपरागण में सीधा सीधा किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी को अपनी ओर नहीं बुलाना है, इसलिए ये सारी की सारी स्थितियां याद रख लीजिएगा, याद रह जाएगा। क्या क्या देखा हमने कि सीधा का सीधा ये प्रक्रिया क्या है? काफी ज्यादा सरल है। दूसरा, इसमें किसी कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लक्षण यदि अच्छे हैं तो अच्छे बने रहेंगे। साथ ही साथ क्या है कि पुष्प को मकरंद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ पुष्प ज्यादा इसमें चटकीले अपने आप को नहीं बनाते हैं। ये सारे के सारे क्या है? इसके लाभ है, ठीक है। अब इसकी हानियां जानते हो? हानि बता दो। अरे कितना उतारोगे? सब बुक में है, बुक में लाभ नहीं है, होगा ही मेरे ख्याल से। पता नहीं, बुक देखे मुझे एक अरसा हो गया, जरूरत पड़ता है तो आप ही लोग से मांग के देख लेते हैं। ये परागण खत्म हो जाए तो फिर निषेचन बड़ी आनंदमय टॉपिक है और बड़ा विचलित कर देने वाला टॉपिक है। निषेचन, काफी परेशान हो जाओगे निषेचन में आकर के, इसलिए आराम से चुपचाप अभी परागण ही पढ़ रहे। अब पहले बढ़िया से निषेचन यदि पढ़ना होगा ना तो जाके नर युग्मकोद्भिद कैसे बना है, क्या हुआ है, पढ़ के खत्म करिएगा। मादा युग्मकोद्भिद कैसे बना है वो भी पढ़ के खत्म करिएगा, तब आइएगा निषेचन पढ़ने। अतः जैया निषेचन स्टार्ट करेंगे निषेचन तो समझ में आएगा, और निषेचन के बाद कहा जाएगा निषेचन पश्च घटना। जैसे स्टार्ट करेंगे बच्चा निषेचन पश्च घटना ना, आप भी चले जाओगे पीछे।